हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वेलकम यू ऑल टू ज्ञानम। तो यहाँ पे जो लास्ट लेक्चर्स हैं उनमें हम लोगों ने एक एनवायरनमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ओजोन लेयर, ओजोन डिप्लीशन, ओजोन होल, इनके बारे में डिस्कस करना शुरू करा था। तो आज उसी हम देखते हैं लेक्चर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब से पहले जो लेक्चर्स हो चुके हैं इनमें हमने ओजोन क्या होती है, यूवी रेज क्या होती हैं, ओजोन किस तरीके से यूवी रेज को धरती तक पहुंचने से रोकती हैं, उसके अलावा ओजोन में छेद दैट मीन्स ओजोन डिप्लीशन क्या है, उसके अलावा ओजोन होल क्या है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी और किस तरीके से ये इंसानों को नुकसान और जानवरों को नुकसान और हमारे पर्यावरण या एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती है। तो इसी के साथ आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि एनवायरनमेंट डे जो है वो हम किस दिन में, किस तारीख को, साल की किस तारीख को मनाते हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोगों का यहाँ पे टॉपिक होगा डिस्कशन का मेन वो क्या होगा कि जो ओजोन लेयर है ये डिप्लीट हो रही है, ये हम सभी को मालूम है। लेकिन इस ओजोन लेयर को डिप्लीशन से बचाने के लिए इंसानों ने क्या कुछ कदम उठाए या नहीं, अगर उठाए तो क्या वो कदम इस चीज के लिए हम देखते हैं कि जरूरी थे, या हम देखते हैं कि इन कदमों से जो भी इंसानों ने काम करे क्या उनसे ओजोन लेयर की डिप्लीशन रुकी या कम हुई, इन सारी बातों की तरफ ध्यान देंगे। जब कोई भी इन्वायरमेंटल इशू आता है तो उसमें देखो बहुत ही बड़ा एक फैक्टर रहता है जिसको कहते हैं ह्यूमन फैक्टर। ठीक है, जो इंसान है उसकी बहुत कंट्रीब्यूशन रहती है, नेचर के भी फैक्टर रहते हैं लेकिन इंसान की बहुत कंट्रीब्यूशन रहती है किसी भी हम देखते हैं इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम में। अब देखो इसको ना दो तरीके से सुलझाया जा सकता है, या तो दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी सरकारें हैं और दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी गवर्निंग बॉडीज हैं, चाहे वो यूएन हो, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन की ही अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है जैसे यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम हो गया, डब्ल्यूएचओ जो फंडिंग करेगा, ये सब हम देखते हैं जो भी ये ऑर्गेनाइजेशन है प्लानिंग करेगी कि इस तरीके से हम प्रॉब्लम को टैकल करेंगे। अब प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए पैसे लगेंगे, उस पैसे को कोई ना कोई तो फंडिंग करवाएगा ही, है ना। अब चाहे डब्ल्यूएचओ है, चाहे यूएन की बॉडीज आ गई, यूएनईपी आ गया, डब्ल्यूएमओ वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन आ गई, ये बड़ी बड़ी जितनी भी बॉडीज हैं इनके रोल के साथ एक और रोल है जो होता है रोल ऑफ इंडिविजुअल, हम आपका रोल। ठीक है, अब हम आप पे कोई चीज इन्फोर्स नहीं करी जा सकती है तो हमें क्या करा जाता है, गाइडलाइन दी जाती है या एडवाइजरीज दी जाती है कि आपने ऐसे करना है। लेकिन ये जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, बड़े बड़ी हम देखते हैं देशों की सरकारें हैं, इनके हाथ में बहुत सारी चीजें होती हैं। अब उस तौर पे भी हम देखते हैं, गवर्नेंस के लेवल पे भी हम देखते हैं कि ये जो पूरा का पूरा मामला है ये सोल्व करा जा सकता है। तो आपके सामने आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, यहाँ पे स्लाइड पे पहला ही जो हमारे पास टॉपिक है वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो ये एक तरीके का ऐसा ही प्रोटो शब्द का मतलब क्या आ गया, पहला। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। और प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है कि कोई एक चीज निर्धारित करी गई है, इसको हमने आगे फॉलो करना है। तो मैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करूं तो ये एक ऐसा पहला स्टेप था हम इंसानों का वैश्विक हम देखते हैं स्तर पे या वर्ल्ड लेवल पे या यूनिवर्सल लेवल पे कह लें, है ना, जो ओजोन डिप्लीशन को रोकने के लिए हम देखते हैं कि कारगर रहा और इसे हमने अपनाया। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का लोगो है, इसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब ये जो मॉन्ट्रियल है ना, एक ये कनाडा में शहर है, यहाँ पे ये प्रोटोकॉल बना था और साइन हुआ था, इसलिए इस प्रोटोकॉल का नाम उसी शहर के नाम पे पड़ गया। और कनाडा का आपको पता ये मेपल वृक्ष का पत्ता है, कनाडा के झंडे भी आपको दिखने को मिल जाएगा, वो हम देखते हैं कि इसकी निशानी बनाई गई। और इसके बीच ठीक बीचों बीच क्या लिखा गया, 1989 ये सन बताया गया कि जब ये प्रोटोकॉल बना। तो आज हम इसी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे आप देखें तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट। इसका मतलब क्या है, एग्रीमेंट, शब्दों को तोड़ो, बहुत सारे इंटरनेशनल शब्दों को तोड़ो। इंटर का मतलब क्या होता है, एक ही तरीके की बहुत सारी एंटिटीज के बीच में, और वो एंटिटीज कौन है, नेशन, बहुत सारे देशों के बीच में हम देखते हैं एक एग्रीमेंट हुई, उनके बीच में एक समझौता हुआ, उन सारों ने मिल बैठ के एक बात निकाली और एक सोल्यूशन निकाला जिस सोल्यूशन पे वो कायम रहे। ठीक है, उसी सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये किससे जुड़ा हुआ है, ओजोन होल में होने वाली डिप्रेशन के रोकथाम से ये जुड़ा हुआ है। अब ये क्या बात करता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, देखते हैं। तो कहता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट दैट लिमिट्स द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में एब्रीवेट करके हमने क्या लिखा है, ओडीएस, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस।
ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जो है उनकी प्रोडक्शन और कंजम्पशन पे ही रोक लगा दी जाए तो आप देखो यहाँ पे चीज को समझते हैं, मैं हूं आप हैं, ये हम दोनों के हाथों में है कि एसी खरीदें या ना खरीदें, कितना खरीदें या कितना नहीं खरीदें। लेकिन जब हमारे पास पैसे होंगे, हमें गर्मी लगेगी, तो हम उस जो समस्या है गर्मी लगना उसका निवारण ढूंढेंगे और बेस्ट वे पॉसिबल से ही हम देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। एयर कंडीशनर है, रेफ्रिजरेटर है, हम तो इनकी तरफ जाएंगे, इंसान है, इनको रोकना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर सरकारें ही बैन लगा दें, इस तरीके के रेफ्रिजरेटर हैं, चाहे फायर एक्सटिंग्विशर हैं, चाहे हम देखते हैं कि एयर कंडीशनर्स हैं, या कोई ऐसी बाकी हैलोजन गैसेस से बनने वाली लैंप्स हैं, ये जो बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब में जिनमें भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का इस्तेमाल होता है, अगर हम इनका इस्तेमाल क्या कर दें, बंद कर दें, या सरकार इस पे बैन लगा दें कि इन सब का खरीदना और बेचना ही इलीगल कर दिया जाए, या मार्केट से इन चीज़ों को हटा ही दिया जाए, ये मार्केट में चीज़ें मिली ही नहीं, तो हम देखते हैं कि सोल्यूशन हो सकता है। सेम चीज सरकारों ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के साथ करा। क्या करा सरकारों ने कि भैया कानून बना दिया जाए कि बेचेंगे नहीं, खरीदेंगे नहीं, तो हो सकता है इलीगली काम चले। अगर कोई चीज मार्केट में मिलेगी ही नहीं तो मैं कैसे उसको खरीदूंगा। मान लो मुझे शूटिंग का शौक है, मुझे गन खरीदनी है, लेकिन मार्केट में मिलेगी नहीं मुझे, तो मैं कैसे शूटिंग करूंगा। तो गन से होने वाली प्रॉब्लम भी कोई नहीं होगी। तो वैसे ही जब मार्केट में प्रोड्यूस ही नहीं होगा, बनेगा ही नहीं कोई ऐसा चीज जिसके चलने पे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस रिलीज होते हो, तो मैं कैसे खरीदूंगा, कंज्यूम कैसे करूंगा उसको। और दूसरी, इसकी पुष्टि हम कानून बना के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की हम देखते हैं एक एग्रीमेंट होती है बहुत सारे देशों के बीच में, ठीक है। अब सारे देश मिलके क्या कहते हैं, यूएन के प्लेटफॉर्म पे हम देखते हैं, यूएन के प्लेटफॉर्म से ही सारे देशों को क्या करा जाता है, यहाँ पे हम देखते हैं मोटिवेट करा जाता है कि आप एक एग्रीमेंट कीजिए, समझौता कीजिए, जिसमें ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का इस्तेमाल नहीं आप करेंगे। हम देखते हैं इस तरीके की एक ट्रीटी है जो साल अगर मैं बात करूं 1987 में एग्जिस्टेंस में आती है। मतलब 1987 में ये प्रोटोकॉल होता है और ये अडॉप्ट करा जाता है। इसमें पूरा का पूरा एक एग्रीमेंट बनती है, उसमें पॉइंट लिखे जाते हैं, उसमें आर्टिकल है, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 5, आर्टिकल 10, क्लोजेज भी हैं उसके, ठीक है, कि इसके क्लोज ये में ये डाली जाएगी। तो इन सब चीज़ों में क्या है, इस पूरे एग्रीमेंट में क्या लिखा जाता है, लीगल एग्रीमेंट है एक तरीके की, या फिर हम कह सकते हैं कि एग्रीमेंट है। इस एग्रीमेंट में क्या लिखा जाता है, किस तरीके से चरणबद्ध रूप में, या हम कह सकते हैं स्टेप वाइज, किस तरीके से धीरे धीरे करके हम लोग ओजोन को डिप्लीट करने वाले सब्सटेंसेस हैं उनको हम क्या कर दें, उनको मार्केट से, या हम देखते हैं कि दुनिया में से धीरे धीरे हटा दें। तो ये देखो एग्रीमेंट 1987 में बन के तैयार हो जाती है और ये लागू कब होती है, फोर्स में कब आती है, 1989, इसीलिए आपको यहाँ पे साल 1989 दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका एम क्या है कि जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं उनको हटाना। और अभी तक 98% जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं उनकी खपत जो है उनको ना के बराबर कर दिया है, उनको बाहर निकाल दिया गया है, उनको फेज आउट कर दिया गया है। फेज आउट यहाँ पे जो शब्द है इसका मतलब क्या है, एक फ्रेज है। इस फ्रेज का, फेज आउट फ्रेज का क्या मतलब है कि किसी चीज़ को हम देखते हैं कि साइड कर देना, दरकिनार कर देना, उसको इस्तेमाल में लाने से रोक लगा देना, बंद कर देना। तो ये हम देखते हैं कि ये चीज़ अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद होती है। अब हम देखते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस चीज़ के लिए डेजिग्नेटेड है। तो मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है ये प्रोडक्शन और इंपोर्ट को बैन करता है, किसकी, या बंद करता है किसकी, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस की। मतलब ना कोई देश ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जो है जिस मशीन से रिलीज होती है उस मशीन को बनाएगा, या उस किसी भी हम देखते हैं एक तरीके की चीज़ को बनाएगा, ना ही उसका इंपोर्ट करेगा, ना ही उसको खरीदेगा, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं दूसरी चीज़ क्या है, रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस इन एटमॉस्फेयर। दूसरी चीज़, पहली बात बेचेगा नहीं, खरीदेगा नहीं। अब एटमॉस्फेयर में भी जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है ना किन्हीं तरीके से उनको रिड्यूस करना, उनकी कंसंट्रेशन जितने हैं ना वो, उसको हम देखते हैं क्या करना, कम करना, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं तीसरी चीज़ कि धरती की जो लेयर है, ओजोन लेयर है, उसको प्रोटेक्ट करना। अब यहाँ पे बार बार ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस की बात कर रहे हैं, तो क्या है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, हम देख चुके हैं कि जिनसे ओजोन की परत क्या कर रही है, हम देखते हैं कि डिप्लीट कर रही है, या हम देखते हैं जिसकी वो परत पतली होती जा रही है। जैसे इसमें क्या क्या आया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, CFCs कहते हैं। उसके बाद हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, HCFC हम इसको कहते हैं।
उसके अलावा कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 है ना, मिथाइल क्लोरोफॉर्म इज नथिंग बट इट इज क्लोरोफॉर्म है ना। उसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास हाइड्रो ब्रोमो फ्लोरो कार्बन्स, ठीक है। उसके अलावा हम देखते हैं कि हेलोजेंस, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये ओजोन के लिए अच्छी नहीं है, इनको बैन करने की हम बात करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसी वजह से हम देखते हैं कि यूएन के सारे देश एक ट्रीटी साइन करते हैं, ठीक है। और देखो ये दुनिया की ना पहली और इकलौती ट्रीटी है ना जिसको ना सारे के सारे देश मानते हैं, रेटिफाइड करते हैं। इंडिया ने भी रेटिफाई करके रखा है। इंडिया ने इवन इसकी जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है ना, जिसको केगाली अमेंडमेंट कहेंगे, मैं बताऊंगा उसके बारे में, और जो जितनी भी अमेंडमेंट्स हुई उनको भी रेटिफाई करा, मतलब उनको मान्यता दी, ठीक है। इकलौती दुनिया की देखो बहुत सारी अमेंडमेंट्स हुई हैं, क्योटो प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, लेकिन ना सारे देश एक मतलब मानते नहीं है कि भैया हम ये करेंगे, फॉलो करेंगे क्यों या नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन इस वाली पे हम देखते हैं कि यूएन के जितने भी देश हैं 197 सारे के सारे इसको यूनाइटेड नेशन मेंबर की जो स्टेट्स हैं, मतलब जितने भी देश हैं जिनको यूएन मान्यता देता है और यूएन में जो देश हैं वो सारे इस प्रोटोकॉल को मानते हैं, ठीक है। इसीलिए हम देखते हैं एक ना फंड भी बनाया गया, मल्टीलेटरल फंड, ठीक है, जो 1991 में ना बन के तैयार भी हो गया। और इसमें हम देखते हैं 2-3 बॉडीज थी, जैसे WHO हो गया, ठीक है, ये फंडिंग करेगी। अब देखो फंड क्यों बनाया गया है, मान लो एक इंडस्ट्री है उसमें रेफ्रिजरेटर्स बनते हैं। अब रेफ्रिजरेटर्स बनने में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती थी उसमें कूलेंट डाला जाता था, कूलेंट में क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते थे। अब सरकार ने एकदम से कह दिया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन होंगे ही नहीं, तो वो उस इंडस्ट्री का क्या होगा, वो तो बंद हो जाएगी। उसमें काम करने वाले जो लोग हैं उनका क्या होगा, उनको रोजगार कौन देगा? अच्छा, जो उसके इन्वेस्टर्स हैं उनका क्या होगा, जो मालिक है उनका क्या होगा? इसके अलावा जो लोग रेफ्रिजरेटर खरीद के काम करते हैं, बहुत सारे कुल्फी वाले हैं, रेफ्रिजरेटर नहीं बनेगा कुल्फी कैसे बेचेंगे, कुल्फी कैसे जमाएंगे? बहुत सारे लोग हैं जो मीट का बिजनेस करते हैं, फ्रूट्स का बिजनेस करते हैं, कोल्ड हाउस स्टोरेज का बिजनेस करते हैं, उनका क्या होगा, है ना। तो देखो उन सब बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इकोनॉमिकली भी असर ना पड़े। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करना पड़ेगा जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से बनने वाली, हम देखते हैं, रेफ्रिजरेटर्स को रिप्लेस कर दें या एसीज को रिप्लेस कर दें। अब इसके लिए लगेगा पैसा, पहले तो रिसर्च, उसके बाद हम देखते हैं कि जितने भी लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको थोड़ी सब्सिडी मिले, उनको कुछ फ़ायदा मिले, उनको कुछ एड दी जाए ताकि वो चीज़ें फंड, उसके देखो एड में क्या मिलेगा, फंड्स मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, ताकि वो अब क्या कर सके कि नई टेक्नोलॉजी या नए चीज़ों की तरफ जा सके। तो वो पैसा देगा कौन? तो ये फंड बनाया गया है। क्या फंड बनाया गया है यहाँ पे? मल्टीलेटरल फंड के नाम से कहा गया इसको। 1991 में तैयार हो गया ये, और आर्टिकल 10 जो है इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, इसमें इसका जिक्र भी है, ठीक है। अब अच्छा, इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का फायदा भी होता है या कोई नहीं होता है? हाँ बिल्कुल होता है। 2018 में ये ऑब्जर्व करा गया कि भैया किसने, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO कहते हैं इसको, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में। याद रखना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी ना जिसके शुरुआत में वर्ल्ड होगा और एंड में ऑर्गेनाइजेशन होगा, बीच में कुछ भी हो, WHO, WMO, तो इनका हेडक्वार्टर हमेशा जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही होता है, ठीक है। वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और साथ में UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, नायरोबी में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इन दोनों की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है ओजोन लेयर हील भी कर रही है, और सन 2030 तक हम देखते हैं आर्कटिक सर्कल और 2060 तक अंटार्कटिक सर्कल में भी क्या करेंगी, ये हम देखते हैं ठीक हो जाएगी। और इसके बाद भी हम देखते हैं 2022 में फिर से आया था एक तरीके का एनालिसिस इन दोनों का, UNEP का। UNEP कहती है कि 2047 तक लगभग पूरी दुनिया की ओजोन लेयर हील कर जाएगी, और 2067 तक टू बी एग्जैक्ट, तो अंटार्कटिक और जो हमारे पास अंटार्कटिक और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो हम देखते हैं कि सबसे गहरा और सबसे बड़ा होल है वो भी हील कर जाएगा, ठीक है। अब ना वक्त पे ना इसमें हमें क्या करना पड़ा, अमेंडमेंट करने पड़ी, सुधार करना पड़ा। हुआ यूं कि हमने सबसे पहले ना 100 से ज़्यादा ना 100 से ज़्यादा क्या बैन कर दिए, या फिर क्या हम देखते हैं कि इस पे रोक लगा दी, किसको कंट्रोल कर लिया, ऐसे जिसको कहते हैं ओजोन डिप्लीटिंग ODS को, है ना, जो ओजोन को डिप्लीट करते हैं ऐसे केमिकल्स को। अब उनमें मेजरली ना CFC था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो अब ना ये कूलेंट की तरह इस्तेमाल होता है रेफ्रिजरेटर में, AC में, है ना। तो अब हम देखते हैं कि हमने क्या करा कि इसकी जगह किसको ले आए, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को, HCFC को ले आए। अब HCFC से एक दिक्कत होने लगी। HCFC से क्या होने लगा, ओजोन तो डिप्लीट नहीं हो रही, लेकिन एक और समस्या आ रही है जिसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस है। तो हम देखते हैं, फिर हमने कहा कि इसको भी बैन करा जाए, फिर हम देखते हैं कि इसको भी हमने बैन करा और इसकी जगह क्या लगाया, ठीक है, HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन।
अब ये जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है ना, अगर आप इनकी बात करें तो निग्लिजिबल इनका इम्पैक्ट है किसके लिए, किसको किसको डैमेज करने के लिए, ओजोन लेयर को डैमेज करने के लिए, लेकिन स्टिल है इम्पैक्ट, निग्लिजिबल है, बहुत कम है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि लास्ट जो अमेंडमेंट हुई है, बहुत सारी अमेंडमेंट हुई है, वो है कगाली अमेंडमेंट जो सन 2016 में होती है, ठीक है। अच्छा, अब ये अमेंडमेंट कहती है कि 80% से ज़्यादा रिड्यूस कर देंगे हम लोग हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन की कंजम्पशन को भी, इससे किसी नई चीज़ को रिप्लेस कर देंगे, नई टेक्नोलॉजी से रिप्लेस कर देंगे। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन की जो हम देखते हैं 2047 तक एम रखा कि 80% तक की कंजम्पशन से इसको कम कर देंगे, ठीक है। किसको? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को भी। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखो, अब इसको बैन करने के लिए ना, अगर मैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लगाना चाहूँ तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सिर्फ उन्हीं चीज़ों को बैन करने की बात करता है जो ओजोन को सीरियस नुकसान पहुंचाते हैं। अब हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, ये ओजोन को तो नुकसान तो पहुंचाते हैं, लेकिन ओजोन को नुकसान पहुंचाने से ज़्यादा हम देखते हैं कि इनका ग्रीन हाउस गैसेज की तरह ज़्यादा रोल है। तो हमने यहाँ पे मदद ली कुछ और, हम देखते हैं प्रोटोकॉल्स की। जैसे हम अगर बात करें तो यहाँ पे मैं अगर टू बी स्पेसिफिकली बात करूँ तो क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, इन सब की भी मदद ली हम लोगों ने, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अगर ना मैं सिर्फ इन प्रोटोकॉल की मदद से ना HCFC को बैन करता ना, तो इतना ठीक है, मैं इन द सेंस की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे वर्ल्ड की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की, अगर हम इनसे बैन करते सिर्फ, तो क्या होता कि दिक्कत हो जाती है। दिक्कत ये होती है कि देखो, ये जो प्रोटोकॉल्स हैं दे आर गुड, बट दे आर नॉट इफेक्टिव लाइक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की खास बात ये है कि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, लगभग दुनिया के सारे देश इसको मान रहे हैं। और मैंने तुम्हें पहले लेक्चर में भी बताया था कि जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के रिलेटेड जो भी हम देखते हैं कि प्रॉब्लम होती है, उसको सोल्यूशन करने में बहुत वक्त लग जाता है और बहुत मुश्किल होता है उसका सोल्यूशन, है ना। एक चीज़ मैंने आपको ये बताई थी। दूसरी चीज़ मैंने आपको ये बताई थी कि बहुत कम ऐसे हमने स्टेप्स जो उठाए हैं लेकिन सक्सेसफुल हुए, उसमें से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक सक्सेसफुल स्टेप है। तो इन बातों का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो हम देखते हैं ये सब चीज़ें जो है, अब इसमें हमने क्या एम करा कगाली अमेंडमेंट में, कगाली अमेंडमेंट में हमने क्या करा कि हमने हाइड्रोक्लोरोफ्लोर की जो कंजम्पशन है वो बंद करने की बात करी गई है। अब इसमें क्या कहा गया, जो डेवलप्ड नेशन, अब ना कोई देश डेवलप्ड है, कुछ देश डेवलपिंग है और कुछ पुअर है। ये ना एक फैक्टर होता है इकोनॉमिक्स में, होता है जिसको कहते हैं HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, है ना। पर कैपिटा इनकम हो गया, लिटरेसी हो गया, ठीक है, मोर्टेलिटी रेट हो गया, इन सब दो तीन फैक्टर्स के बेसिस पे ये HDI कैलकुलेट करा जाता है। और HDI के बेसिस पे हम देखते हैं कोई कंट्री पुअर है, रिच है, या फिर कोई कंट्री डेवलप्ड है, ठीक है। पुअर रिच में क्या आ गया, डेवलप्ड कंट्रीज आ गए, डेवलपिंग कंट्रीज आ गई और पुअर कंट्रीज आ गई। तो डेवलप्ड कंट्रीज जो है, जैसे अमेरिका हो गया, जैसे फ्रांस हो गया, जैसे इटली हो गया, ये क्या करेंगे 2019 से HCFC की कंजम्पशन बंद कर देंगे। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ब्राज़ील हो गया, ठीक है, साउथ अमेरिका हो गया, ठीक है, साउथ अफ्रीका हो गया, सॉरी, ये क्या करेंगे 2024 तक क्या करेंगे, बंद कर देंगे कंजम्पशन को, ठीक है। अच्छा, लेकिन इंडिया जैसी कंट्रीज को ना थोड़ी छूट मिली है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमी में देखो एक बहुत ज़्यादा सीरियस फर्क पड़ सकता है, तो 2028 तक की छूट मिली है, ठीक है। और ये सब करने के लिए ना फाइनेंस भी कर रहा है, और यही फंड जो मैंने यहाँ पे हमने अब देखा था ना, यहाँ पे एक फंड भी बनता है जिसको मल्टीलेटरल फंड कहते हैं, ठीक है, 1991 में, ठीक है। वही फंड से हम देखते हैं कि इनको मदद भी मिलेगी, ठीक है, फाइनेंस भी मिलेगा। तो कगाली अमेंडमेंट जो है, इससे ना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और ज़्यादा पावरफुल बन जाता है, जो सिर्फ हम देखते हैं कि ओजोन लेयर ही नहीं, ग्लोबल वार्मिंग पे भी हम देखते हैं कि एक सक्सेसफुल तरीके से काम कर सकता है, ठीक है। तो ये हमने देखा किस तरीके से हम इंसानों ने कोशिश करी ओजोन की डिप्लीशन को रोकने की, ओजोन जो छिद्र है, ओजोन जो होल है, उसको हम देखते हैं बड़ा होने से रोकने की, जिसमें हम क्या करी, कोशिश करी, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इसके साथ ओजोन लेयर से जुड़ी जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपको वो बताई हैं, आने वाले टाइम में जो भी एग्जाम होंगे उनमें आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। आप ये वीडियो देख रहे होंगे ज्ञानम.कॉलेज के हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप अगर आपको ये पसंद आती है तो आप सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको ये जो PDF है पूरी की पूरी ये चाहिए, या PPT जो फॉर्म है ये PDF में बन के आपको आ जाएगी, तो ये आपको ज्ञानम के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा आपके दिमाग में कोई भी क्वारी है, कोई भी शंका है, ठीक है, उसका निवारण चाहिए या हमसे कनेक्ट करने का मन करता है, ठीक है, तो आप हमसे हमारी वेबसाइट पे या हमारे अलग अलग नंबर्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उन पे कॉल करके, या आप ज्ञानम.कॉलेज है हमारा इंस्टाग्राम का चैनल है, इस पे आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। इंस्टाग्राम का ये हमारा पेज है, इस पे आप जुड़ सकते हैं और हमसे अलग अलग जो क्वारीज हैं, जितनी चीज़ें हैं, टीचर से भी आप वहाँ पे क्वारीज अपनी ले सकते हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो का हम देखते हैं कि हम ख़त्म करेंगे आज की वीडियो को, अंत करेंगे आज की वीडियो का।
अगले लेक्चर में मिलूंगा मैं आपके साथ अगले टॉपिक के साथ। हैव अ वेरी गुड डे।